बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ने ईरान को आने वाले दिनों में मजीद पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलन ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का इरादा रखते हैं, जिससे ईरान की तेल की बरामदात कम हो जाएंगी। जेनेट येलन ने मजीद कहा कि पाबंदियों का मकसद ईरान के दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकना है, क्योंकि ईरान अब भी कुछ ममालिक को तेल की बरामदात जारी रखे हुए है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा कि ईरान को तेल की बरामदात से हासिल होने वाली आमदनी मुमकिन तौर पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत में इस्तेमाल हो सकती है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। मशरिक़ वस्ता में जंग ने शिद्दत इख्तियार की तो अमेरिका भी जंग में शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठ और गठजोड़ अमेरिका की जंग में कूदने की असल वजह बन सकता है। अमेरिका हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है, ईरान को कभी इसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है, जल्द यूक्रेन को कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुंचाएंगे। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो इस हफ्ते के आखिर में तुर्की में हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया की मेजबानी करेंगे। फलस्तीन कॉज के रहनुमा इस हफ्ते के आखिर में मेरे मेहमान होंगे। तुर्क सदर और इस्माइल हनिया के दरमियान इस्तांबुल में मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत होगी और बड़े फैसले भी मुतवक्के हैं। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान और इस्माइल हनिया की इस्तांबुल में मुलाकात होगी। मुलाकात में जंगबंदी से मुताल्लिक अहम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी और मुलाकात में खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद खबर शामिल करें कराची से, जहां पर थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ईस्ट ने कहा कि पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा और छीने गए मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में रिजवान वल्द मोहम्मद बख्श और शाहिद वल्द मोइन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान के साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुतालिक मालूमात भी हासिल की जा रही हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा और छीने गए मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें, जिंदा पाकिस्तानी तो खुद को गैर महफूज समझते ही थे, अब मुर्दे भी गैर महफूज होने लगे हैं। चोरों ने आखिरी आरामगार को भी नहीं बख्शा है। कोट मोमिन में चोरों ने कब्रों की बेहुरमती करके मुर्दों की हड्डियां निकाल ली हैं। कब्रों की बेहुरमती का वाकया कोट मोमिन सियूट में पेश आया है। चोरों ने 1 दर्जन से जायद कब्रों की बेहुरमती की। इलाका मकीनों के मुताबिक गिरोह ने कमसिन बच्चों समेत बड़ों की कब्रें भी खोदी और हड्डियां निकाल कर ले गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है। थाना लक्सियां के इलाके में 1 हफ्ते में यह दूसरा वाक़या रोनमा हुआ है। 7 दिन कबल भी अहमदाबाद में कब्रों की बेहुरमती की गई थी। पुलिस मुलजमान को पकड़ने में नाकाम, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद बात करें, साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर इल्जामात के तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी के सरबराह पाक फौज के मेजर जनरल होंगे। ज़राए के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी के हवाले से इल्जामात के तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। साबिक DGI पर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। आला सतह की कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्जामात साबित होने पर कमेटी साबिक DGI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कराची में बारिश की पेशनगोई की गई। मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने बारिश से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम अहम शाहराहों और ड्रेप एरियाज में मशीनें पहुंचा दी गई। पंपिंग स्टेशन को भी बिजली की अदम फराहमी की सूरत में जनरेटर्स की मदद से रवां रखा जाएगा। मुतअद्दिद बरात में बारिशों का 75 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका। तूफानी बारिश के बाइस एयरपोर्ट्स और इमाराती एयरलाइंस का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी परवाजें भी मनसूख कर दी गई। दुबई और शारजा से पाकिस्तान के लिए 46 परवाजें भी मनसूख हुई। गैर मामूली बारिशों के बाइस दुबई की शाहराएं सैलाब के पानी से भर चुकी हैं। UAE की सरकारी मीडिया के मुताबिक 1949 में रिकॉर्ड के बाद ये सबसे ज्यादा बारिश थी। बारिशों की वजह से दुबई में होने वाली मिडल ईस्ट एनर्जी 2024 नुमाइश मुलतवी कर दी गई। नुमाइश में 90 ममालिक की 1300 से जायद कंपनियों ने हिस्सा लेना था। तजारती मराकज़ और तालीमी इदारे भी बंद थे।
ایک دن میں اتنی بارش جتنی متحدہ عرب امارات نے 75 سال میں دیکھی نہیں تھی۔ طوفانی بارشوں نے شارجہ، ابوظہبی سمیت متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں 75 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ شدید بارشوں اور ژالہ باری کے بعد حکام نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بارشوں اور ژالہ باری کے بعد وسیع علاقے اور سڑکیں پانی میں ڈوب چکی۔ شارجہ کی کئی سڑکیں بارش کے بعد نہروں میں بدل گئی ہیں۔ عجمان میں بھی طوفانی بارشوں نے نظام زندگی معطل کر دیا۔ شیخ زید روڈ کے متعدد حصے بھی بند کر دیے گئے۔ شدید ٹریفک جام کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ چکی۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی پانی جمع ہو گیا۔ دبئی ایئرپورٹ سے سینکڑوں پروازیں بھی معطل ہو چکیں۔ پاکستان آنے والی بھی متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے عوام کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہے۔ حکام نے ایمرجنسی کے پیش نظر سرکاری دفاتر کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ تعلیمی اداروں میں تعطیل اور آن لائن کلاسز کی ہدایات کی گئی۔ اماراتی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہ سکتا ہے۔ ناظرین، بات کریں سستی روٹیاں کہاں ملتی ہیں۔ اسلام آباد کے شہری وہ جگہ ڈھونڈنے لگے۔ وفاقی دارالحکومت میں حکومت نے روٹی تو سستی کر دی، لیکن عملی طور پر لوگوں کو سستی روٹی نہیں مل سکی۔ اس بارے میں تندور مالکان اور شہریوں کا کیا موقف ہے، دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اماد احمد کی یہ رپورٹ۔ پنجاب کے بعد وفاقی دارالحکومت میں بھی حکومت نے روٹی سستی کرنے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن حکومت اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت وہ جگہ بھی بتا دے جہاں سے سستی روٹی ملتی ہے۔ نہیں ہمیں تو کہیں سے نہیں مل رہی، حکومت جگہ بھی بتا دے یہاں سے 16 روپے کی، یہاں پہ تو روٹی میرے لیے 25 کی اور نان 30 کا مل رہا ہے۔ نہیں کہیں بھی نہیں ہے، سب 20 روپے سے کم نہیں دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بس ڈرامہ کیا ہوا، سستی کوئی نہیں ہے۔ تندور مالکان کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس بہت مہنگی ہے۔ جب تک بجلی اور گیس سستی نہیں ہوتی 16 روپے کی روٹی فروخت کرنا ناممکن ہے۔ حکومت کو آٹا بھی مزید سستا کرنا چاہیے۔ دے نہیں سکتے، حکومت نے آٹا 1000 روپے سستا کیا ہے۔ کم از کم آٹا آدھا ریٹ پہ نیچے آئے گا، 4-5 ہزار کی ہمیں بوری پڑے گی، تب جا کے 20-25 روپے منکن ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت آٹے، بجلی اور گیس کے ساتھ ساتھ دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بھی کم کرے۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ اماد احمد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ مزید بات کریں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ رمضان پیکج کی قیمت کے مقابلے میں سبسڈی والا گھی فی کلو 58 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر BISP صارفین کے لیے گھی کی نئی فی کلو قیمت 393 روپے مقرر کر دی گئی۔ گھی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر کیا جائے گا۔ رمضان پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی فی کلو قیمت 335 روپے تھی۔ قیمت میں اضافے کے بعد بھی گھی کے فی کلو پر 70 روپے کی سبسڈی ہے۔ نئی خریداری مہنگی قیمت پر کرنے کے باعث قیمت پر نظر ثانی کرنا پڑی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کے ورثاء کی مالی امداد کے لیے فنڈز جاری کر دیا گئے اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی خصوصی ہدایات پر مختلف اضلاع میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کی مالی امدادی کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ ضلع نوشہرہ کے لیے 2 کروڑ، لوئر دیر 50 لاکھ، سوات اور مالاکنڈ کے لیے 30 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ اپر دیر اور ٹانک کے لیے 20 لاکھ، جبکہ لوئر چترال، بٹگرام، کرک، پشاور اور چارسدہ کے لیے 10 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ اس وقت ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ بانی PTI کے جیل ٹرائل میں پبلک اور میڈیا کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس غیر قانونی ٹرائل کو عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ سرکاری گواہان نے تسلیم کیا ہے کہ بانی PTI کی وجہ سے کیس میں کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو کیسز کی سماعت سے دور رکھیں۔ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے دوران میڈیا کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بانی PTI نے بہاول نگر واقعے پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہرگز نہیں چلے گا۔ ایک جیل ٹرائل ہے جو چل رہا ہے، جس میں پبلک اور میڈیا کا ہونا ہر حالت میں ضروری ہے۔ آج میڈیا کو 3 کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا اور ان کے اپنے گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب کی وجہ سے اسٹیٹ کا لاس ہوا ہے، نہ خان صاحب کی وجہ سے ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے اس کیس اور اس پروسیڈنگ سے اور اس کے سبجیکٹ میٹر سے۔ جوں گواہ آ رہے ہیں، یہ اس گھبراہٹ سے کہ عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بیس لیس کیس ہے، یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو دور کر لے۔ بہاول نگر والے واقعہ پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ اس ملک میں اب جنگل کا قانون ہے۔ جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے چیف ہوں، ان کی ایکسٹینشن کی کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ یہ جیب تلاش حکومت ہے اور عوام کی یہ جیبوں پر ڈاکہ ماریں گے۔
पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। उमर अयूब ने कहा कि हमारे लोगों पर छापे डाले जा रहे हैं, प्री पोल रिगिंग हो रही है, पोलिंग स्टेशन की तादाद कम हो गई है, पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा। इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। बदकिस्मती से हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा है। ये तो जेब तराश हुकूमत है और ये जेबों पे डाका मारेगी अवाम की और जेब तराशी करेगी। और आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, प्री पोल रिगिंग हो रही है, पोलिंग स्टेशन की तादाद कम हो रही है। ख़वातीन के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? और ये इसलिए हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उस पर हमारा क्लियर कट है, चाहे वो फोर्सेस के चीफ्स हों, चाहे वो जुडिशरी को हों या किसी महकमे के भी हों, उनकी एक्सटेंशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इंतखाबात की दावत। कहा असम्बली में रूल ऑफ गेम तय कर लें ताकि ये दोबारा शोर ना करें कि हमारे साथ धांधली हुई है। आए मरकज़ में दोबारा इंतखाबात कराते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जबकि उमर अयूब ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में जावेद लतीफ़ की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि जावेद लतीफ़ की बात की कोई अहमियत नहीं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आप नए इंतखाबात के लिए बज़िद हैं तो तमाम जमातों को इकट्ठा करके असेंबली के अंदर रूल ऑफ गेम तय कर लें। जावेद लतीफ ने PTI को पेशकश कर दी। हमें किसी की ऑफर की जरूरत नहीं, अपने जोरे बाजू पर कामयाब होंगे। उमर अयूब ने जावेद लतीफ की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान मजीद इंतशार का मुतहमिल नहीं हो सकता। असेंबली के अंदर रूल ऑफ गेम तय कर लें ताकि ये दोबारा शोर ना करें कि हमारे साथ धांधली हुई है। आए मरकज में दोबारा इंतखाबात कराते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में जावेद लतीफ के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जावेद लतीफ बयान देते रहते हैं कि उनकी बात की कोई अहमियत नहीं, हमें किसी की ऑफर की जरूरत नहीं, अपने जोरे बाजू पर कामयाब होंगे। PTI दोबारा इख्तिदार में आएगी और हुकूमत बनाएगी। वो अंग्रेजी में कहते हैं ही डज नॉट स्पीक फॉर हिज पार्टी, और ये इनकी मुस्लिम लीग नून में इस वक्त देख लें कि ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें किसी की ऑफर की या कोई उसकी चीज़ नहीं है। हम अपने जोरे बाजू से जब इलेक्शन होगा, हम लोग अपने जोरे बाजू से लेके इंशाल्लाह ताला फिर कंटेस्ट करेंगे और स्वीप करेंगे। उमर अयूब का कहना है, हम हुकूमत को असेंबली में टफ टाइम देंगे। हम अपनी इत्तेहादी पार्टियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। PTI में फाइनल अथॉरिटी बानी चेयरमैन ही हैं। हमने सख्तियां बर्दाश्त की, हर तरह के हालात के लिए तैयार। हम जिद्दोजहद के जरिए दोबारा इख्तिदार में आएंगे। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हमारा किसी इदारे के साथ कोई टकराव नहीं है। चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी हो। बात करें बानी PTI को डील ऑफर होने की बात में कोई हकीकत नहीं है। PTI वाले डील करने के लिए दस्तयाबी बयानात के जरिए जाहिर करते रहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ABN न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, मेरा नहीं ख्याल कि बानी PTI को डील की कोई ऑफर हुई है। PTI की लीडरशिप मार्केट में रहने की कोशिश ज़रूर कर रही है। बातचीत तो हर वक्त की जा सकती है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये बानी PTI की रिवायत थी कि इसने दरवाजे बंद किए। बड़ी जगह फौज की निगरानी में हमने मुख्तलिफ कानून साजी पर इनसे बातचीत की। बराह रास्त इन्होंने हमारे साथ किसी सूरत में भी बैठना गवारा नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई ऑफ़र हुई है। मार्केट में रहने की कोशिश ज़रूर PTI की लीडरशिप कर रही है कि जिस तरह माजी में उन्होंने सौदे किए, पिछली 10-15 साल की सियासत में मुख्तलिफ लोगों के साथ 2002 से लेके ऑनवर्ड्स, तो उस किस्म का कोई सौदा उनका हो जाए तो उनको तो इस किस्म की कोई हिचकिचाहट या कोई शर्म तो नहीं होती। माजी में भी वो सौदे करते रहे हैं, तो सिर्फ वो सौदा बेचने के लिए अपने जो है वो अपना कोई डील करने के लिए अवेलेबिलिटी ये इस बयानात के ज़रिए जो है ज़ाहिर करते रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई हकीकत कोई नहीं है। देखें, बातचीत तो हर वक्त की जा सकती है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये इमरान खान की रवायत थी कि उसने दरवाजे बंद किए, बावजूद इस बात के कि हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए और बड़ी जगह जो है फ़ौज की जो है वो आर्बिट्रेशन में या फ़ौज की निगरानी में जो है हमने नेगोशिएशंस उनसे की मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस के ऊपर। डायरेक्टली उन्होंने हमारे साथ किसी सूरत में भी बैठना जो है गवारा ना किया। लेकिन हम हाज़िर हैं, एहतजाज करना उनका जो है वो हक़ है। एहतजाज जो है वो भी एक कानूनी और आइनी हक़ है और जमहूरियत की रूह है। अगर कोई किसी इशू के ऊपर वो इशू गलत है या सही है, वो एहतजाज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
وزیر اعلیٰ خبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے بعد پی ٹی ایم 2 کا تجربہ کیا جا رہا، ملک مزید تجربات متحمل نہیں ہو سکتا، ملک کو مزید اندھیروں میں نہ دکھلا جائے۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا ٹاک میں وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ مریم نواز کے بارے میں کیا کہوں، ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے، سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے، ٹک ٹاکوں کے اوپر جو ہے کارکردگی چل رہی ہے۔ اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو وزیر اعلیٰ وہ بیٹھی ہے، ترجمان اس کی ایک اور بیٹھی ہے، اب عورتوں کو میں کیا جواب دوں، مردوں کی بچہ نہیں ہے ان کے پاس۔ میں یہ کہوں گا کہ عوام کی خدمت کرو، یہ ٹک ٹاکیں بنا کر عوام کو ہیلتھ کارڈ دو۔ ہم نے پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ دیا تھا، آپ نے بند کر دیا ہے، عوام کو ہیلتھ کارڈ چاہیے، عوام کو ہیلتھ کارڈ دو۔ باقی وہی فیصلہ کرو، وہی حکم جاری کرو جس پہ عمل درآمد کرا سکو۔ ہم نے کی ہے، ہم نے روٹی مزید سستی کی ہے، 50 سے بھی کم پیسوں میں ہم روٹی دے رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ عمل درآمد کرا کے دکھاؤں گا۔ مزید بات کریں اختلافات یا مایوسی، نواز شریف کا وفاقی حکومت سے لا تعلقی کا اظہار، تمام تر توجہ پنجاب پر مرکوز رکھیں گے۔ نواز شریف کے قریبی ذرائع کے مطابق نواز شریف پی ڈی ایم کی 1.5 سالہ حکومت سے خوش نہیں تھے اور موجودہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے بھی سخت مایوس ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نواز شریف وفاق میں حکومت بنانے کے حق میں ہی نہیں تھے، جبکہ شہباز شریف کا وفاق میں حکومت بنانے پر اصرار ہے تھا۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نواز شریف کے خلاف مقدمات اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون میں اختلافات میں شدت نظر آئے گی۔ سندھ کابینہ میں توسیع، 8 نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ریزوری نے نئے وزراء سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی شرکت کی۔ حلف اٹھانے والے وزراء میں جام اکرم، اکرام خان اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد علی ملکانی، مختوم محبوب الزمان، دوست محمد رحمو، شاہد عبدالسلام تھیم، ریاض حسین شاہ شرازی، شاہینہ شیر علی اور میر طارق علی تالپور شامل ہیں۔ میں سندھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی وفادار رہوں گا۔ پی ٹی آئی کے شیر عبد المربت کے سعودی عرب سے متعلق بیان سے لا تعلقی کا اعلان۔ پی ٹی آئی نے شیر عبد المربت کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ شیر عبد المربت کے رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کے کردار سے متعلق خیالات سے مکمل لا تعلقی کرتے ہیں۔ شیر عبد المربت کے خیالات پی ٹی آئی کی حکمت عملی یا موقف کی غمازی نہیں کرتے۔ سعودی عرب پاکستان کی نہایت قریبی اور بااعتماد برادر اسلامی ممالک میں شامل ہے۔ سعودی حکومت اور عوام سے پاکستان کے تعلقات کو بانی پی ٹی آئی اور قیادت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور سعودی ولی عہد کے درمیان احترام، اعتماد کا رشتہ قائم ہے۔ تحریک انصاف دونوں ممالک کے قریبی اشتراک اور بھائی چارے کے فروغ کی خواہش مند ہے۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے درج مقدمات کی سماعت بغیر کسی کارروائی 30 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جج ملک اعجاز آصف کے خلاف ریفرنس کی بازگشت کے بعد جج نے مزید سماعت سے معذرت کر لی۔ شیخ رشید، سرتاج گل، شیری مزاری اور شہریار آفریدی نے جج کے خلاف ریفرنس کو منفی ہتھکنڈہ قرار دے دیا۔ راولپنڈی سے اس حوالے سے انوار عباسی کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا، جس پر جج ملک اعجاز آصف نے کہا کہ وہ اب مزید یہ کیس نہیں سن سکتے، جس پر سماعت بغیر کارروائی 30 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ شیخ رشید، شہریار افریدی، زرتاج گل، اجمل صابر، سیمابیہ طاہر اور راجہ بشارت عدالت میں پیش ہوئے، تاہم ملزمان میں چالان نقول کی کاپیاں تقسیم نہ کی جا سکی۔ شیخ رشید احمد اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ان کی زندگی میں پہلی بار کسی سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس آیا ہے۔ یہ میری زندگی کا، سیاسی زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک سٹنگ جج کے خلاف، جو کہ تاریخی کردار کا مالک ہے اور جس کے کردار پہ قوم کو فخر ہے، اس کو 30 تاریخ انہوں نے ایڈجرن کر دی ہے۔ شیری مزاری کا میڈیا ٹاک میں کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے اپنے ہی لگائے جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے، یہ تو قانون کا تماشا بن گیا ہے۔ پنجاب حکومت جس نے جج کو لگایا تھا اب کہہ رہی ہے ہمیں ان پہ کانفیڈنس نہیں ہے، اس
उसके खिलाफ रेफरेंस कर दिया है। ये तो तमाशा एक हो गया कानून का। जरताज गुल और राजा बशारत ने भी जज के खिलाफ रेफरेंस पर कड़ी तनकीद की और कहा कि जो जज इंसाफ दे उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है। मुल्क के अंदर तो प्रेसिडेंट सेट हो गया ना कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसी का गला दबा दिया जाता है। इसीलिए जो जज फैसला करने लगता है उसी के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि गवर्नमेंट खुद अपने नामजद करदा जज पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। तो इससे साबित ये होता है कि शायद मौजूदा जज साहब जो हैं ये उनकी मर्जी के फैसले नहीं दे रहे थे। पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी का कहना था कि जब आप हक के लिए खड़े होंगे तो अल्लाह आजमाएगा। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के इदारे हमारे हैं, हम ईमान और यकीन के साथ अपनी जगह खड़े हैं। मजीद बात करें, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की 3 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर फरीकैन के वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस मौका पर कहा कि अवाम ज़मनी इलेक्शन में अपने वोट की हिफाजत करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब और बिलखसूस लाहौर के लोग 21 अप्रैल को निकलें और सुन्नी इत्तेहाद के नुमाइंदगान को वोट डालें। उन्होंने कहा कि अवाम इस बात को यकीनी बनाएं कि फॉर्म 47 वाले फिर से मैंडेट चोरी ना कर लें। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म ढाया जा रहा, सनम जावेद और आलिया हमजा के साथ जो कुछ हो रहा इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम अपने वोट से इस जुल्म का बदला लेंगे। लाहौर के दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी टावर हमला केस में खदीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अस्करी टावर हमले केस की समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर को जेल से पेश किया गया। खदीजा शाह अदालत में पेश हुई और हाजिरी मुकम्मल कराई। खदीजा शाह ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वो आइंदा हर समाअत पर पेश होंगी। अदालत ने खदीजा शाह की यकीन दहानी पर इसके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान में चालान की नकुल तकसीम की जाएंगी। मुल्ज़मान पर अस्करी टावर पर हमला करके इसे आग लगाने का इल्ज़ाम आयद है। तज़किरा करें, बीआरटी में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बीआरटी मनसूबे से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट 2022 और 23 जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांस पेशावर में 13 अरब रुपए के अखराजात टेक्निकली मंजूरी के लिए बगैर किए गए। अखराजात बीआरटी के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट की मद में किए गए। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 7 करोड़ 70 लाख रुपए की गैर जरूरी अदायगियां की गई। कर्जे पर बने मनसूबे में केपी हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी के बावजूद बीआरटी मनसूबे में बिला जवाज अखराजात किए गए हैं। सरगोदा में पीटीआई के खवातीन रहनुमा एक मुकदमे से डिस्चार्ज, दूसरे मुकदमे में 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं आलिया हमजा और सनम जावेद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों खवातीन को कमर मुशानी के मुकदमे में 179 से डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 180 में सरकारी वकील ने 30 रोज़ा रिमांड की सदा की। अदालत ने मुकदमा 180 में दोनों खवातीन की 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों खवातीन को डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। वालिद सनम जावेद के मुताबिक जेल में घर का खाना न दिए जाने पर दोनों खवातीन ने 3 रोज तक भूख हड़ताल की। अदालत को दरख्वास्त दी कि जेल मैनुअल और घर का खाना देने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने घर का खाना दोनों रहनुमाओं तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। और कुछ बात करें कारोबारी मैदान से। पाकिस्तान की मुआशी टीम का वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में दौरा अमरीका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी पॉलिसी आउटलुक पर JP मॉर्गन सेमिनार से खिताब किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि IMF के साथ तौसीब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। टैक्सेस, तवानाई और निजकारी के शोबे में पेशरफ्त हो रही है। महंगाई के दबाव में कमी आई, शराइत तबादला मुस्तहकम है, तजारती खसारे में कमी, तरसीलात ज़र मजबूत हैं। रवा साल ज़रूरी शोबे में ने भी मजबूत कारकर्दगी दिखाई है। यूनान के कदीम शहर ओलंपिया में पेरिस ओलंपिक्स 2024 की मशाल रोशन करने की तकरीब की रिहर्सल की गई। रवायती तकरीब में 2500 साल पुराने मंदिर के खंडरात के सामने सूरज की किरणों की मदद से शीशे से मशाल रोशन की गई। पेरिस ओलंपिक्स के लिए मशाल रोशन करने की बाज़ाब्ता तकरीब मंगल को होगी। मशाल को यूनान के मुख्तलिफ शहरों में गुजारा जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स का 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में इनेकाद किया जाएगा।
और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।